हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। और आज है 12th क्लास की फिजिक्स। तो बच्चों आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक का सेकंड पार्ट। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने वैद्युत की पढ़ी, चुंबकत्व पढ़ा, विद्युत और चुंबकत्व के हेर फेर में ही घूमते रहे। अब सेकंड पार्ट में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, एक नई चीज़ लेकर के आए हैं जो कहलाती है प्रकाशिकी। क्या कहलाती है? प्रकाशिकी, दैट इज ऑप्टिक्स। तो बच्चों प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम प्रकाश से रिलेटेड घटनाओं का अध्ययन करेंगे। जो प्रकाश से रिलेटेड प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हम सब किस में पढ़ेंगे? प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स में। अब बच्चों आपने देखा होगा बरसात के दिनों में इंद्रधनुष दिखाई देता है 7 रंग की पट्टियों का, कितना सुंदर दृश्य होता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हमें ईश्वर ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया है, हमारी आँखें, जिससे हम इस सुंदर जगत को, इस पूरे प्रकृति द्वारा बनाए गए सुंदर जगत को हम देख पाते हैं। वो हम सिर्फ आँखों की वजह से इस प्रकृति की सुंदरता को देख पा रहे हैं। गिरते हुए झरने, पेड़ पौधे, सुंदर बगीचे, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ प्रकृति में हमें दिखाई दे रहा है, यानी हमारी आँखें दिखा रही हैं। अब आँखों के द्वारा हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, वो किससे संभव है? प्रकाश के द्वारा। अगर प्रकाश न हो तो हमारी आँखें भी कुछ नहीं कर पाएंगी बच्चों। तो प्रकाश हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक से भटकेंगे नहीं। प्रकाश यानी लाइट। तो अभी हमने बताया कि प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे रात हो जाती है और कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी जाएं तो कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, हम बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। हमारी आँखों का होना न होना बराबर हो जाता है। तो जब प्रकाश होता है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाशिकी को समझने से पहले हम प्रकाश के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। ये प्रकाश हमें कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से। अब आप कहेंगे कि सर हम तो घर का बल्ब जलाते हैं, उससे भी हमें प्रकाश मिलता है। तो बच्चों वो भी एक प्रकाश है, लेकिन हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे सूर्य से आने वाले प्रकाश की, फिर सभी प्रकाश की बात हो जाएगी। कि बच्चों सूर्य से जो विकिरण आ रहा है, सूर्य से जो विकिरण आ रहा है या विकिरण ऊर्जा जो आ रही है, अपार ऊर्जा आ रही है सूर्य से, उसका अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएं, वर्णक्रम, तो उसका एक थोड़ा सा हिस्सा ही हमारी आँखों को संवेदित कर पाता है। हमारी आँख में जो रेटिना है, दृष्टि पटल जो है, उस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हम वस्तु को देखते हैं। तो जितना हिस्सा हम देख पाते हैं उसकी रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर, उसकी वेवलेंथ की परास है बच्चों ये 7800 एंगस्ट्रॉम तक। उस विकिरण का केवल इतना हिस्सा ही हम देख पाते हैं, मतलब हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न कर पाता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और इसी हिस्से को हम दृश्य प्रकाश कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ये कहाँ से स्टार्ट है बच्चों? 4000 से स्टार्टिंग इसकी कहाँ से है? 4000 से। और ये जो उसकी अपर लिमिट है वो 7800 एंगस्ट्रॉम है। तो इतना हिस्सा ही क्या कहलाता है? दृश्य प्रकाश, जो कि हमें वस्तुएं दिखाने में मदद करता है। विजिबल लाइट कहते हैं इसको, या केवल प्रकाश भी कह देते हैं, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। तो बच्चों समझ गए।
अब सूर्य से तो बहुत सारा विकिरण आ रहा है, ये उसका बहुत सूक्ष्म हिस्सा ही हमारी आँख संवेदित हो पाती है, सूक्ष्म हिस्से द्वारा ही। हम इसकी अगर वेवलेंथ की बात करें तो वायलेट टू रेड जो दृश्य प्रकाश है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, विबग्योर से लिखते हैं। उस दृश्य प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं, वह दृश्य प्रकाश इन रंगों से मिलके बना है, दैट इज़ वी फॉर मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर हैं। यही हमें इंद्रधनुष में भी दिखाई देते हैं। तो बच्चों, इससे इधर का जो प्रकाश है, तो ये ना सोचें कि सूर्य से केवल जो हमें दिख रहा है, जिससे हमें वस्तुएं दिख रही हैं, केवल उतना ही विकिरण आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसके बाद बढ़ी हुई तरंगदैर्घ्य का जो विकिरण है वो अवरक्त भाग है, अवरक्त विकिरण, अवरक्त। और इधर परावैंगनी विकिरण, परावैंगनी विकिरण। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट होता है, ये इंफ्रारेड होता है, अवरक्त इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो बच्चों, दृश्य प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। अब एक बात और आती है कि आप लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे हम धूप में बैठ जाते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है, तो वो गर्मी बच्चों दृश्य प्रकाश की वजह से नहीं लग रही, इस अवरक्त विकिरण की वजह से लग रही है, जिसको हम नहीं देख सकते, न इसको देख सकते हैं न इसको देख सकते हैं। इसके आगे भी और भी स्पेक्ट्रम के और भी पोर्शंस हैं और इधर भी हैं, जो कि हम चैप्टर 8 में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में इसकी चर्चा कर चुके थे। तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है बच्चों, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। और तो हम अब संक्षेप में, एक चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, संक्षेप में ये कह देते हैं कि प्रकाश उस पूरे विकिरण को प्रकाश नहीं कह रहे बच्चों। प्रकाश में केवल उतना हिस्सा शामिल है जो कि हमारी आँख की रेटिना को संवेदित कर रहा है, जिससे कि हम वस्तुएं देख पा रहे हैं। हम केवल उसी रेडिएशन की बात कर रहे हैं जिसको हम प्रकाश कह रहे हैं। तो इतना आपको जब तक ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब तक ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम जब प्रकाश की बात करेंगे तो हम केवल इस प्रकाश की बात कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए तो देखें, अब हम ये बताना चाह रहे थे कि प्रकाश वस्तुओं को दिखाता है, प्रकाश की वजह से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है बच्चों? जैसे ये हमारी आँख है, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु है, तो होता क्या है कि या तो प्रकाश इस वस्तु से निकल रहा हो और इस वस्तु से निकल करके हमारी आँखों तक पहुँचे, तब हमें ये वस्तु दिखाई देगी। तो अगर प्रकाश वस्तु से ही उत्सर्जित हो रहा है तो वो दीप्त वस्तु कहलाती है। कैसी कहलाती है? दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु कौन सी हुई? जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। बात समझना बच्चों, जिनके द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वह क्या हैं? दीप्त वस्तुएं हैं। जैसे सूर्य, वैद्युत बल्ब, मोमबत्ती, बल्ब, लैंप, जो भी हैं जिनसे प्रकाश निकल रहा है वो दीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी होंगी? जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, जैसे चंद्रमा, कुछ भी लिख दें, मेज, कुर्सी, पेंसिल, दीवार, मकान, पेड़, पौधे, इनसे प्रकाश नहीं निकल रहा। ये कैसी वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तुएं हैं बच्चों। तो हमने ये बताया कि वस्तु से प्रकाश निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अब आप ये सोचेंगे जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकल रहा है वो वस्तु कैसे दिखाई देगी बच्चों? जैसे
जब चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकल रहा, मेज से प्रकाश नहीं निकल रहा, पेड़ पौधों से प्रकाश नहीं निकल रहा, तो जो भी अदीप्त वस्तुएं हैं वो हमें कैसे दिखाई देती हैं? तो कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देगी जब प्रकाश उस वस्तु से उत्सर्जित होकर आंख तक पहुंचे या किसी भी स्रोत से प्रकाश आकर के उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचे। जैसे मान लो यहाँ एक मोमबत्ती है, ठीक है बच्चों, ये मोमबत्ती जल रही है, कैंडल है ये, और इस कैंडल से प्रकाश आ रहा है और इस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक जा रहा है, तो ये वस्तु हमें दिखाई देगी, ये अदीप्त वस्तु है, ये दीप्त वस्तु है। ऐसे ही चंद्रमा अपने प्रकाश से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वहाँ से टकरा के हमारी आंखों तक आता है, तब हमें चंद्रमा दिखाई देता है। जैसे ये अदीप्त वस्तु हमें दिखाई दे रही थी। तो इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि कोई वस्तु कैसे दिखेगी, कि जब उससे प्रकाश हमारी आंखों तक आना चाहिए, या तो उससे खुद से उत्पन्न होके आए या किसी दूसरे स्रोत से टकरा के हमारी आंखों तक आना चाहिए। अब यहाँ से अगर जो प्रकाश आ रहा था इधर टकरा के इधर नहीं आता, सारा का सारा प्रकाश इधर ही चला जाता, तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती बच्चों, सारा प्रकाश पार हो जाता इस वस्तु से। तो जैसे मुझे अदृश्य होना है बच्चों, गायब होना जिसे कहते हैं, मिस्टर इंडिया पिक्चर में देखा हुआ अनिल कपूर गायब हो जाता था। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मेरे ऊपर जो प्रकाश गिर रहा है, जो टकरा के फिर इस कैमरे तक जा रहा है और मैं इसमें रिकॉर्ड हो रहा हूँ, कैद हो रहा हूँ और आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। मेरे ऊपर गिरने वाला सारा प्रकाश या तो मुझसे अवशोषित हो जाए, सारा प्रकाश या तो ये एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, यानी मैं अपने ऊपर गिरने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लूँ, मुझसे टकरा के बिल्कुल ना जा पाए, तो मुझे कोई नहीं देख पाएगा। या मेरे ऊपर जो प्रकाश जा रहा है वो सब मुझ में से पार निकल जाए और किसी की आंखों तक न पहुँचे, तब भी मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। तो बच्चों ये बातें आपको फालतू की लग रही होंगी, लेकिन आज पहला दिन है बच्चों, तो थोड़ी सी हम एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अभी आप प्रतिबिंब बनना भी देखेंगे कि कोई वस्तु की प्रतिबिंब कैसे बन रही है, इमेज कैसे बन रही है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो बच्चों प्रकाश क्या हुआ, कम टू द पॉइंट, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों के दृष्टि पटल को संवेदित करके वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। तो बच्चों प्रकाश से जुड़ी हुई जितनी भी घटना है वो सब हम फिजिक्स की किस ब्रांच में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये ऑप्टिक्स दो भागों में बांटी जाएगी। पहले पढ़ेंगे हम किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की, दैट इज रे ऑप्टिक्स। फिर पढ़ेंगे हम तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, दैट इज वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है बच्चों। अब देखें, जब किरण प्रकाश की पढ़ेंगे तब हम प्रकाश को एक किरण की तरह चलता हुआ मान के चलेंगे। किरण क्या है कि जो प्रकाश आ रहा है किसी स्रोत से, चाहे वो सूर्य से आ रहा हो, चाहे मोमबत्ती से आ रहा हो, चाहे बल्ब से आ रहा हो, वो प्रकाश एक किरण के रूप में चलता हुआ मानेंगे। और किरण को कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, और एक सरल रेखा में चलेगा। इस रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलेगा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इस कॉन्सेप्ट से ही पूरी रे ऑप्टिक्स बनेगी। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। और ये तीर की जो दिशा बनाएंगे वो प्रकाश के चलने की दिशा होगी कि प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, यानी ऊर्जा का संचरण इधर से इस दिशा में हो रहा है। तो इन किरणों के माध्यम से ही हम देखेंगे कि परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है,
परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, प्रकीर्णन कैसे होता है इत्यादि। इस प्रकार की घटनाएं हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे प्रकाश को। और इस प्रकार कई सारी किरणें मिलकर के किरण पुंज बना देती हैं। क्या बनाती हैं? किरण पुंज। ये क्या कहलाएगी? किरण, रे। बच्चों ये सब चीज़ें आगे जब पढ़ेंगे तब आएंगी, तो आप फिर कहेंगे ये किरण क्या है, ये रे क्या है, तीर की दिशा किधर, कैसे क्या बनाई है। तो सब बेसिक्स आज सीख लें, आगे चैप्टर तो फिर रनिंग में आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन घटनाओं को पढ़ेंगे हम किरण प्रकाशिकी में, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 9 है बच्चों। तो अब मैं चैप्टर नंबर 9 पर, अब चैप्टर के नाम तक पहुंच पाया हूं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर 9 है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड, इस रे ऑप्टिक्स से जुड़े हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे, जो यंत्र बनाएंगे, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल, बच्चों मार्कर आज नया लिया है मैंने, तो थोड़ा पतला चल रहा है, तो आपको देखने में हो सकता है असुविधा हो रही हो। इंस्ट्रूमेंट्स, और मुझे लिखने में भी असुविधा सी लग रही है। तो बच्चों ये हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 9 में। तो देखो बच्चों, ये इंट्रोडक्शन कराना जरूरी था कि हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। जब यही पता नहीं है तो फ़ायदा क्या हुआ। हम जो काम करने जाते हैं उसका एक टारगेट बना के चलते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम वही सीखेंगे बच्चों। आज पढ़ाई कुछ नहीं होगी, लेकिन ये न सोचें कि ये पढ़ाई नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश एक तरंग के रूप में चलेगा। अब आप कहेंगे सर तरंग के रूप में चलेगा, किरण के रूप में चलेगा, दो तरीके से कैसे चलेगा? तो बच्चों प्रकाश वास्तविकता में है एक तरंग ही, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय तरंगें ही तो आ रही हैं सूर्य से, तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। अब चूंकि वेवलेंथ इसकी इतनी कम है कि यहाँ इस रे ऑप्टिक्स में उसको हम एक किरण के रूप में चलता हुआ मान सकते हैं, उसका एक नैरो बीम। ठीक है बच्चों, तो तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे। इसमें हम ऐसी घटनाएं पढ़ेंगे जैसे विवर्तन है, जिसकी व्याख्या वेव ऑप्टिक्स करेगी इन घटनाओं की। विवर्तन, प्रकृति में प्रकाश के द्वारा जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का एक्सप्लेनेशन, उन घटनाओं को जानना, उन घटनाओं को सीखना। कुछ घटनाओं को किरण ऑप्टिक्स समझाएगी, कुछ घटनाओं को वेव ऑप्टिक्स समझाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे विवर्तन की घटना है, ध्रुवण की घटना है, ये घटनाएं किससे सीखेंगे हम? वेव ऑप्टिक्स से। लेकिन बच्चों एक बात और मैं बता दूं कि वेव ऑप्टिक्स की सहायता से हम परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर फिर दोनों तरीके से क्यों पढ़ाओगे? तो ऐसा है बच्चों, परावर्तन और अपवर्तन से जो प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब समझते हैं, जैसे सुबह उठ के आप नहा धो करके शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं, समतल दर्पण देखते हैं, और उसमें आप अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं, तो वो क्या है जो शीशे के अंदर दिख रहा है? वही तो प्रतिबिंब है, इमेज है। तो वेव ऑप्टिक्स से हम प्रतिबिंबों का बनना नहीं सीख पाएंगे, वो हम किरण रे ऑप्टिक्स से, किरणों को चला करके, आगे धीरे धीरे आएगी बात कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण की सहायता से कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बनना है कि उल्टा बनना है कि छोटा बनना है कि बड़ा बन रहा है कि बराबर बन रहा है, ये सब हम कब एक्सप्लेन कर पाएंगे? किरण प्रकाशिकी के द्वारा ही। वैसी व्याख्या तो वेव ऑप्टिक्स भी कर देता, लेकिन प्रतिबिंबों का बनना भी तो सीखना है बच्चों। तो इसलिए हम परावर्तन अपवर्तन किरण प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। तो इन घटनाओं को आज चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है? तो धैर्य रखें, ये चीज़ भी आप पढ़ेंगे। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया जाएगा।
तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, तो आपको ये बात समझ में नहीं आती, तो मैंने यहाँ पर ये समझा दी कि भाई ऑप्टिक्स ही है, ये वेव ऑप्टिक्स हो गई, ये रे ऑप्टिक्स हो गई। कुछ घटनाएं इसमें सीखेंगे, कुछ घटनाएं इसमें सीखेंगे। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, परावर्तन, इस चैप्टर का पहला टॉपिक। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन क्या है इसको समझें। देखिए, जब प्रकाश किसी एक माध्यम में चलता है तो वो सीधा चलता चला जाता है, लेकिन जब माध्यम बदल जाता है, यानी जब दूसरा माध्यम स्टार्ट हो जाता है, तब वहाँ अन्य कई घटनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक माध्यम था, ये नीचे दूसरा माध्यम है, ये उन दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाला सरफेस है, बाउंड्री है, परिसीमा है। ये कौन सी परिसीमा है, ये वो तल है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। जैसे ऊपर वायु हो और नीचे कांच हो या जल हो, तो दो माध्यम हैं और ये दोनों माध्यम को अलग अलग करने वाली ये सीमा रेखा हो गई, बाउंड्री हो गई या परिसीमा हो गई। बात समझ रहे हैं बच्चों? यानी इसके ऊपर एक दूसरा माध्यम, मतलब इसके ऊपर एक अलग माध्यम और इस साइड में अलग माध्यम है। तो जब इस पर प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण या किरण पुंज इस पर गिरता है, आपतित होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, आपतित होना, आपतन। ध्यान से सुनते जाना बच्चों, ये क्या हुआ, आपतन हुआ। प्रकाश की किरण इस माध्यमों को अलग करने वाले तल पर जैसे ही टकराती है बच्चों, तो वहाँ क्या क्या क्रिया हो सकती है, पहले उसको समझें, परावर्तन को बाद में समझेंगे। इस प्रकाश का कुछ हिस्सा हो सकता है टकरा के उसी पहले वाले माध्यम में ही लौट जाए, जैसे ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, सेकंड मीडियम। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा प्रकाश वापस ही लौट जाएगा। तो ये जो प्रकाश इधर लौटा वो कुछ हिस्सा है उसका, और कुछ हिस्सा इस दूसरे माध्यम द्वारा अवशोषित भी कर लिया जा सकता है। बात समझना बच्चों, अवशोषित यानी एब्जॉर्ब हो जाना, उसके द्वारा सोख लिया जाना। और कुछ हिस्सा हो सकता है कि उससे पार भी निकल जाए, उस दूसरे माध्यम में चला जाए। तो तीन क्रियाएं हुई बच्चों। तो पहले माध्यम में जो प्रकाश लौट गया था उसको परावर्तन कहते हैं, और जो मात्रा उसने अवशोषित कर ली उसको अवशोषण कहते हैं, और ये जो दूसरे माध्यम में प्रकाश चला गया उसको अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश, यानी अब ये तीनों मात्राएं मिलकर, अवशोषित मात्रा, अपवर्तित मात्रा और परावर्तित मात्रा कैसी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। जैसे परावर्तित मात्रा मान लो है R और अपवर्तित मात्रा है F, अवशोषित मात्रा है मान लो A, और ये है इसको क्या मान लूँ मैं, चलो अपवर्तित मात्रा को मैं अभी, आपतित मात्रा को मैं I कह दूँ। मात्रा जो प्रकाश आया, जैसे उसकी कोई अमाउंट होगी, वो अमाउंट जो यहाँ पर आई वो तीन हिस्सों में बट गई, अवशोषित, अपवर्तित और परावर्तित हिस्से में। इन तीनों का योग इसके बराबर होगा। जैसे मान लो 100 मात्रक, ऐसे समझें 100 मात्रक प्रकाश आया था, मान लो 20 अवशोषित हो गया। चलिए ये संकेत छोड़िए, कन्फ्यूजन कर रहे हैं। 20 मात्रक, 20 यूनिट क्या हुआ, प्रकाश अवशोषित हो गया, और 40 यूनिट पार हो गया, मतलब दूसरे माध्यम में चला गया। पार होने से मतलब नहीं है, दूसरे माध्यम में। तो 20 और 40 60 या 30 कर लो, अलग अलग लगेगा। मान लो 30 यूनिट इधर चला गया, तो 20 और 30 50, तो 50 इधर
50 यूनिट रिफ्लेक्ट हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? तो बात समझ में आ गई होगी। अब आप कहेंगे सर आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे हैं, 3 चीज़ क्यों पढ़ा दी? तो बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे तो हम केवल ये पढ़ेंगे कि प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो आप ये न सोचें कि किसी तल से टकराकर प्रकाश सारा का सारा परावर्तित ही हो जाता है। वहाँ तीनों घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। परावर्तन अलग पढ़ेंगे, अपवर्तन अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये घटनाएं एक ही तल पर हो सकती हैं, तीनों ही घटनाएं। अब हम कोशिश ये करेंगे, परावर्तन जब पढ़ेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम प्रकाश अवशोषित हो और कम से कम अपवर्तित हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को उसी माध्यम में वापस ला सकें, तो वो परावर्तन की क्रिया होगी। हम ये कोशिश करेंगे कि अधिकांश भाग, और पूरा का पूरा हो जाए तो कहने ही क्या है। तो अधिकांश भाग परावर्तित हो परावर्तन की घटना के लिए, तो उसके लिए हम इस बाउंड्री को, इस दूसरे माध्यम को चिकना और पॉलिशदार बनाते हैं। कोई भी सतह है, अब ये मात्राएं कितनी कितनी होंगी, परावर्तित हिस्सा कितना होगा, अपवर्तित हिस्सा कितना होगा, अवशोषित हिस्सा कितना होगा, ये बात डिपेंड करेगी कि जो माध्यम की बाउंड्री है, जो सरफेस है, वो माध्यम कितना चिकना है, कितना पॉलिशदार है या खुरदरा है, इसकी तल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो हमें अब जब परावर्तन पढ़ेंगे तो इस माध्यम को ऐसा करना है कि अधिकांश हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो वो काम किससे होगा? दर्पण की सहायता से। हम दर्पण बनाएंगे बच्चों। तो दर्पण अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो परावर्तन की घटना क्या हुई कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम, दो माध्यमों को अलग करने वाले तल से टकराकर उसी पहले वाले माध्यम में ही वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा हुई। तो बात समझ में आ गई। तो देखें, अब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमें परावर्तित करना है, तो उसके लिए समझें। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा परावर्तित हो। अब आप ये कहेंगे कि सर प्रकाश का परावर्तन समझाया, उसकी परिभाषा लिख दो। तो बच्चों यहाँ समझते चलिए, परिभाषा आपको बुक में मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, यहाँ लिखने में समय ज़्यादा लगता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले तल से टकराकर पहले वाले माध्यम में ही वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे तो केवल इतना पढ़ेंगे कि ये प्रकाश की किरण इस तल से टकराई और इधर वापस हो गई, और इस तल को जब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उसी माध्यम में लौटे, उसके लिए हमें इसको पॉलिश से चिकना बनाना है। जैसे आपने समतल दर्पण देखा है, तो दर्पणों से क्या करते हैं? परावर्तन। तो अब दर्पण क्या है इसको समझ लें, तभी तो परावर्तन समझ में आएगा। तो बच्चों दर्पण एक ऐसी चिकनी, स्मूथ, पॉलिशदार सतह है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को वापस उसी माध्यम में लौटा देती है। तो इसके लिए हम दर्पण बनाते कैसे हैं कि किसी भी स्मूथ सतह पर, किसी भी स्मूथ सतह पर चांदी या पारे की पॉलिश कर देते हैं। चांदी या पारा, इसकी क्या की जाती है? पॉलिश कर देते हैं। जैसे यहाँ पॉलिश कर दी इस साइड में, और उसके ऊपर से एक लेप कर दिया जाता है लोहे के लाल ऑक्साइड, लोहे के लाल ऑक्साइड का ऊपर से। तो इससे अब उसको ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पॉलिश कर दी है और ये पेंट कर दिया है किसका? लोहे के लाल ऑक्साइड का। तो ये क्या बन गया? दर्पण बन गया बच्चों। अब ये ऐसी सतह हो गई कि इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। अब आप कहेंगे कि अधिकांश भाग क्यों कह रहे हैं सर? अब तो सब लौट जाएगा, पार निकलेगा नहीं। अवशोषित तो हो सकता है बच्चों। अब भी ये दर्पण को धूप में रख दीजिए, दर्पण गर्म पड़ेगा, यानी उसने रेडिएशन को कुछ को क्या किया है? अवशोषित भी किया है। चलिए ज़्यादा कंफ्यूज पैदा नहीं कर रहे,
तो सीधी सी बात कि जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब बच्चों अभी मैं परावर्तन के प्रकार बताऊंगा, तो अब दर्पण की बात थोड़ी देर बाद करेंगे। अब जो परावर्तन अभी आप सीख गए हैं, तो ये जो परावर्तन हो रहा है वो 2 प्रकार का होता है। परावर्तन की परिभाषा तो समझ में आई गई। अब परावर्तन के प्रकार आप नोट्स बनाते आना इन पॉइंट्स को लिखते हुए। एक होता है बच्चों नियमित परावर्तन, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अनियमित या विसरित परावर्तन, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सेकंड बच्चों, दूसरा क्या हुआ, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है इनको समझ लें। देखिए नियमित परावर्तन क्या होगा कि जब किसी सतह पर एक समांतर प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, समांतर, जैसे एक किरण ये आई इधर टकरा के चली गई, एक किरण ये आई इसी के समांतर, और वो भी जो परावर्तित होके गई वो भी समांतर ही रही, ये भी इसके समांतर है। एक और दिखाते हैं, जैसे एक और ये आई, ये तीनों समांतर हैं, तो टकरा के जो वापस जा रही हैं ये भी आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। जो परावर्तित तरंगें हैं ये कौन सी हुई बच्चों, आपतित किरणें, तरंगें बोल गया था मैं, आपतित किरणें, या आपतित किरण पुंज लिख देता हूं। तो आपतित किरण पुंज जो था वो समांतर था, और परावर्तित किरण पुंज है वो भी समांतर मिला। परावर्तित किरण पुंज, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ रेज, परावर्तित किरण पुंज, बात समझते चलना। आपतित किरण पुंज समांतर था और परावर्तित किरण पुंज की किरणें भी आपस में कैसी थीं, समांतर थीं। तो दैट इज नियमित परावर्तन। ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है, और इसी नियमित परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है बच्चों, जो इमेज बनती हैं, इमेज जो आप शीशे में सुबह चेहरा देखते हैं दर्पण में, वो आपका समतल दर्पण है, उसमें आपकी इमेज बन जाती है, क्योंकि उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अनियमित परावर्तन में बच्चों इमेज नहीं बनती है। अनियमित परावर्तन कब होगा, जब सतह खुरदरी होगी, चिकनी नहीं होगी। जैसे इस टाइप की सतह हो कोई, देखो ये तो मैंने स्मूथ बनाया था, ये दर्पण बिल्कुल सीधा आपने देखा होगा। आपका जो दर्पण होता है आप छू के देखेंगे बिल्कुल स्मूथ होता है, समतल, और सतह खुरदरी हो, जैसे मैंने ऐसे बना दी, ऐसी रफ सरफेस हो। तो कोई आपतित जो प्रकाश किरण पुंज है वो समांतर है, लेकिन इससे जो परावर्तित तरंग पुंज होगा उसकी किरणें समांतर नहीं होंगी। एक इधर गई, एक इधर चली गई, एक इधर गई, तो ये सब तितर बितर होंगी इधर उधर। तो ये कैसा परावर्तन रहा, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन रहा बच्चों। इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाएगा, अनियमित या विसरित परावर्तन। और इस प्रकार के परावर्तन से कभी भी इमेज नहीं बनती है, नो इमेज, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे आप दीवार के सामने खड़े हो जाइए, दीवार की सतह जो दीवार है वो खुरदरी है। अब आप कहेंगे, अब आप लेंस से देखना तो खुरदरी दिखेगी, खुरदरी है, स्मूथ नहीं है, चिकनी नहीं है। तो दीवार के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। दर्पण के आगे खड़े हो जाते हैं तो दिखाई दे जाता है, क्योंकि उसमें नियमित परावर्तन हो रहा है, दीवार में अनियमित हो रहा है
परावर्तन दीवार से भी हो रहा है, कुछ प्रकाश की किरणें दीवार से टकरा के भी आ रही हैं, लेकिन आपका चेहरा उसमें दिखाई नहीं देगा, इमेज नहीं बनेगी। तो दोनों में अंतर समझ गए बच्चों, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी परावर्तन को और थोड़ा गहराई से समझेंगे। अब परावर्तन को अब डिटेल में थोड़ा और समझते हैं। पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो परावर्तन जो होता है बच्चों, परावर्तन कुछ नियमों के तहत होता है, चाहे वो यहाँ हो रहा हो चाहे यहाँ हो रहा हो। इसमें भी नियम लगेंगे, इसमें भी नियम लगेंगे। इसमें जो किरण इधर गई कितने एंगल पर जाएगी, किधर को जाएगी, किस दिशा में जाएगी, वो एक नियम के तहत है। बात समझना, ठीक है। अभी समझाएंगे, सब बातें धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएंगी। जैसे देखें बच्चों, मैं एक दर्पण ले लेता हूँ। अब दर्पण तो आप समझ गए थे, थोड़ा डिटेल में आगे और करेंगे। दर्पण मान लें यहाँ कोई चिकनी सतह है, क्योंकि परावर्तन तो किसी चिकनी सतह से हो सकता है बच्चों। आपको इमेज कोई दर्पण में ही थोड़ी दिखती है, आपको अपना चेहरा पानी में भी दिखता होगा, कभी आपने देखा हो। कहीं रुका हुआ पानी है, उसमें देखेंगे तो उसमें भी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो चिकनी सतह है, स्मूथ सतह है। तो नियम क्या है, यानी अब हम परावर्तन के नियम सीखने जा रहे हैं। परावर्तन किन नियमों के तहत हो रहा है, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आप लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट नोट करते जाइए, समझते जाइए, कॉपी पर नोट्स बनाते जाइए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश की किरण इस सतह पर आपतित हुई, चाहे वो दर्पण हो, वो दर्पण है, कोई चिकनी सतह है। तो इस तल पर जब ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, गिरी, तो इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, सीखनी है। ये किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, कौन सी रे कहलाती है, आई बड़ा बना दूं, इंसिडेंट रे। जिस बिंदु पर आके उस तल से टकराती है, उस बिंदु को कह देते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बातें बच्चों ध्यान से सीखते चलना है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दोबारा ही लिखता हूँ बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस बिंदु पर, अब इस बिंदु पर खींचेंगे एक तल, इस तल पर लंब, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अभिलंब। आपतन बिंदु पर ये क्या कहलाता है, अभिलंब। इस पर 90 अंश का कोण बना देंगे आपतन बिंदु पर, इस तल के लंबवत, जो परावर्तक तल है। इस तल को क्या कहेंगे बच्चों, परावर्तक तल, परावर्तक तल कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लंब खींच देंगे इस आपतन बिंदु पर, इस लिख दूं अभिलंब, यानी नॉर्मल। अब इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको आई से लिखेंगे, और ये कोण आई जो है ये आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब परावर्तित किरण किधर जाएगी बच्चों, तो जितना आपतन कोण है इतना ही कोण बनेगा इस अभिलंब से, इतने ही कोण पर वापस चली जाएगी, और इस कोण को कहेंगे आर, और आर क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। ये सब बातें आपको लिखनी है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किरण कौन सी कहलाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहलाएगी बच्चों, यानी रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। और अब समझ लें ये सब परिभाषाएं। आपतित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये सब बातें आप लिख लेंगे। अब चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर, दो नियम पढ़ेंगे। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये जो चित्र मैंने बनाया है इस ब्लैक बोर्ड के तल में ही बनाया है, यानी आपतित किरण अगर इधर है तो परावर्तित किरण उसी तल में होगी, ऐसे नहीं कि परावर्तन इधर को हो जाए। ठीक है, उसी तल में रहेगा। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, सुन लें, परावर्तन के नियम का पहला बिंदु क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दिस इज पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगी ये बात, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर ये 30 अंश पर आई है तो इस अभिलंब से 30 अंश पर ही वापस जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। यानी सेकंड लॉ क्या हुआ कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये बात आप लिखेंगे, दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो ये दो नियम आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तो परावर्तन किस तरीके से होता है ये बात आपने समझ ली। परावर्तन की घटना से जुड़े हुए टेक्निकल पॉइंट्स आपने सीख लिए कि आपतन बिंदु क्या है, परावर्तित किरण क्या है, कि आपतित किरण क्या है, कि अभिलंब क्या है, कि परावर्तक तल क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी हो गई। अब इन्हीं की चर्चा हुआ करेगी जब भी हम आगे परावर्तन की घटनाएं दर्पणों से पढ़ेंगे, तो यही पॉइंट्स आया करेंगे, वो सब आपने सीख लिए हैं। तो अब मैं ये बताना चाह रहा था कि परावर्तन के नियम पढ़ लिए आपने, अब दर्पण की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी बात करेंगे। हाँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं वो किससे पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण से। क्योंकि दर्पण हमने क्यों बनाया है कि जिससे ज़्यादा प्रकाश उससे उसी माध्यम में लौट जाए, यानी परावर्तन की घटना हो, अधिकांश भाग परावर्तित हो, इसलिए दर्पण बनाए गए हैं। तो अभी मैंने बताया था कि दर्पण क्या है, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दर्पण दैट इज मिरर, दर्पण यानी मिरर। तो किसी चिकनी सतह पर, एक समतल चिकनी सतह, मतलब किसी समतल सतह पर, एक फ्लैट सरफेस हो, खुरदरी न हो, समतल सतह पर हम, अभी मैंने बताया था, चांदी या पारे की पॉलिश करके पेंट कर देते हैं लोहे के लाल ऑक्साइड का। जैसे आपने शीशा देखा हो, जिस घर में जो देखते हैं, फ्रेम हटा के देखना तो बैक साइड में आपको पेंट दिखाई देगा। तो वो जो पॉलिश वाली साइड एक साइड में हो गई, और जिधर से आप चेहरा देखते हो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, परावर्तक तल हो गया। तो जिस साइड पॉलिश की जाती है उसके अपोजिट साइड कौन सी होती है, परावर्तक तल, अभी जैसा मैंने बनाया था। तो मिरर की परिभाषा लिखेंगे। और मिरर दो प्रकार के होंगे बच्चों, एक समतल दर्पण जो आप रोज़ सुबह देखते हैं, समतल दर्पण प्लेन मिरर, और इसे आप 9th में पढ़ के भी आए हैं, तो ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं होगी। एक सीधी सरफेस पर वही पॉलिश और पेंट होगा, समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण, दो प्रकार के गोलीय दर्पण। अब ये दो प्रकार हो गए दर्पणों के। अब गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हो जाएंगे, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। आज के लेक्चर में बच्चों केवल इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है। इन दर्पणों के बारे में अब कल के लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे कि दर्पण मतलब गोलीय दर्पण क्या होते हैं। समतल दर्पण आप जानते हैं बच्चों, इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा। समतल दर्पण तो सीधा सीधा एक फ्लैट सरफेस होगी, ठीक है, और उस पर ये पेंट वाली साइड इधर होगी बच्चों,
और इस साइड से आप इमेज देखेंगे, यही आपका परावर्तक तल कहलाएगा। ये पॉलिश वाला तल है, ये पॉलिश वाला तल है, पॉलिश युक्त तल है ये। और इधर से परावर्तन होगा, ये परावर्तक तल होगा, परावर्तक तल होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली होगी, इधर से किरणें आएंगी और टकरा के ऐसे लौटेंगी, यानी रिफ्लेक्शन होगा। तो चलिए गोलीय दर्पणों के बारे में कल के लेक्चर में, तो आज का काम कंप्लीट करिएगा बच्चों, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, गोलीय दर्पण के साथ और नई ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।